भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम आज भी भारतीय जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर है। वो आज भी दाऊद को पकड़कर हमारी कोर्ट में पेश नहीं कर पाई है। लेकिन एक समय ऐसा था जब दाऊद हमारी जांच एजेंसियों की रडार पर था। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के बाद जब दाऊद इब्राहिम का नाम इस ब्लास्ट में आया, इसके बाद से ही वो भारत के सुपर स्पाई अजीत डोभाल की नजर में था। उसकी हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। केवल सरकार से इशारा मिलने की देर थी और हम उसे आसानी से पकड़ सकते थे या फिर उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर सकते थे। सारी प्लानिंग हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर मुंबई पुलिस के कारनामे ने पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो हमारे हाथ से फिसल कर निकल गया। इसके बाद मुंबई पुलिस के कुछ ऑफिसर्स पर दाऊद इब्राहिम के पैरोल पर काम करने का आरोप लगने लगा। ये उसकी किस्मत का जोर था या फिर हमारे सिस्टम का फेलियर? जानने के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी को अगर कॉर्पोरेट लेवल तक पहुंचने के लिए किसी का नाम लिया जाता है तो वो था छोटा राजन। लेकिन आगे चलकर दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच रिश्ते खराब हो गए और साल 1991 में छोटा राजन दाऊद इब्राहिम से अलग हो गया। साल 1991 में मुंबई में बम धमाके हुए जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और इस बम धमाके में दाऊद इब्राहिम का नाम भी आया। इसके बाद भारतीय इंटेलिजेंस के रडार पर दाऊद इब्राहिम आ गया। विशेष रूप से अजीत डोभाल दाऊद इब्राहिम पर लगातार नजर रख रहे थे। वो उसकी हर एक एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन रखते थे। वो ये जानते थे कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में कब कहां जा रहा है और क्या कर रहा है। उस पाकिस्तान की गवर्नमेंट और वहां की खुफिया एजेंसी ISI उसे किस प्रकार सपोर्ट दे रही है, इसकी भी जानकारी थी। पाकिस्तान में ही दाऊद इब्राहिम को न्यूट्रलाइज किया जा सकता था, लेकिन अजीत डोभाल सेंटर गवर्नमेंट और होम मिनिस्ट्री के इशारे का वेट कर रहे थे। सरकार भले ही अपनी पॉलिटिकल विल पावर ना दिखा रही हो, लेकिन अजीत डोभाल लगातार दाऊद इब्राहिम के मामले पर काम कर रहे थे। वो जून साल 2004 में IB के चीफ बने। उस समय भी उनके पास दाऊद इब्राहिम के बारे में इंफॉर्मेशन रहती थी। आपको बता दें कि एक स्पाई के तौर पर अजीत डोभाल पाकिस्तान में बाकायदा कुछ समय तक रहे हैं और वहां की तमाम इंफॉर्मेशन इंडियन एजेंसीज को देते रहे। इस समय भी वो दाऊद इब्राहिम को ट्रैक कर रहे थे। साल 2002 से 2004 के बीच लाल कृष्ण आडवाणी को भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उस दौर में अजीत डोभाल आडवाणी के काफी करीब रहकर काम करते थे। इसके साथ ही वो दाऊद को पकड़ने के मिशन पर भी काम कर रहे थे। अपने नेटवर्क के जरिए ये उसके इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहे थे। जनवरी 2005 में IB चीफ के पद से अजीत डोभाल रिटायर हो चुके थे। दाऊद इब्राहिम को पकड़ने या खत्म करने का उनका ये ड्रीम अधूरा ही रह गया, लेकिन साल 2005 में ही उन्हें रिटायरमेंट के बाद इसका मौका मिला। दाऊद इब्राहिम की बेटी मारूक लंदन में रहकर पढ़ाई कर रही थी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही पाकिस्तान के क्रिकेटर जावेद मियांदाद का बेटा भी MBA की पढ़ाई कर रहा था। इन दोनों का वहां संपर्क हुआ और दोनों के बीच प्यार भी। जब बात शादी तक पहुंची तो दोनों की फैमिली शादी के लिए तैयार हो गई। दुबई के एक बड़े से समाचार पत्र में बेहतरीन विज्ञापन निकल गया जिसमें दाऊद इब्राहिम की बेटी और जावेद मियांदाद के बेटे की शादी से संबंधित जानकारी थी। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि शादी का कार्ड ही अखबार में प्रिंट कर दिया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से यह इंफॉर्मेशन दी गई कि जनाब साहिबा दाऊद इब्राहिम हसन शेख की बेटी मारूक की शादी जनाब साहिबा जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद से 9 जुलाई को तय की गई है। इस कार्ड के सामने आते ही इंटरनेशनल मीडिया में भी ये चर्चा का विषय बन जाता है और भारत की खुफिया एजेंसी की नजर में भी ये बात आ जाती है। अब के मक्का में 9 जुलाई को शादी होनी थी और 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में दावते वलीमा यानी के रिसेप्शन का प्रोग्राम रखा गया। मीडिया पर्सन के पास भी ये कार्ड आ चुका था। ये भी इंफॉर्मेशन थी कि इस रिसेप्शन में लगभग 500 लोगों को इनवाइट किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ था कि भारतीय जांच एजेंसियों के पास इस बात की जानकारी पहले से थी कि दाऊद इब्राहिम किस तारीख को किस समय किसी एक जगह पर मौजूद रहने वाला है। इस बात की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद थी। ये सारे फंक्शंस दुबई में करने के पीछे एक कारण ये भी था कि इस समय के आसपास UN ने दाऊद इब्राहिम को एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था। पाकिस्तान के ऊपर इस बात का जबरदस्त दबाव था क्योंकि दाऊद इब्राहिम उसकी एरिया में रह रहा था। इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद IB के ऑफिसर्स भी अलर्ट हो गए। दिल्ली में IB के ऑफिसर्स के बीच इस बात को लेकर के मीटिंग होती है कि आखिर इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर दाऊद इब्राहिम पर कार्रवाई करने के लिए किसको नियुक्त किया जाए।
सभी लोग एक आईबी चीफ अजीत डोभाल का नाम सजेस्ट करते हैं और उनसे संपर्क किया जाता है। वो इस मुद्दे पर पहले भी काम कर रहे थे, उनके पास इस बात की इंफॉर्मेशन पहले से थी। अजीत डोभाल अपने चालाक दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। अप्रैल 2005 में दाऊद इब्राहिम के खिलाफ इस कार्यवाही की रणनीति बनाते हैं। वो ये डिसाइड करते हैं कि दाऊद इब्राहिम को होटल ग्रैंड हयात में न्यूट्रलाइज करने के लिए आईबी के किसी एजेंट्स या ऑफिसर्स को भेजने की बजाय अंडरवर्ल्ड के ही किसी व्यक्ति को भेजा जाए, ताकि अगर यह ऑपरेशन सफल होता है तो भारत का एक दुश्मन कम हो जाएगा, और अगर असफल होता है तब भी ये अंडरवर्ल्ड की गैंग वॉर में काउंट हो जाएगा। आईबी एजेंट या ऑफिसर्स को पकड़े जाने पर सरकार के लिए इस ऑपरेशन को डिनाई करना आसान नहीं होगा, लेकिन अंडरवर्ल्ड के व्यक्ति से ही अगर यह काम करवाया जाए तो डेफिनेटली इसमें सरकार का नाम कहीं नहीं आएगा। अब इस काम को करने के लिए अंडरवर्ल्ड का कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसकी पहुंच दाऊद इब्राहिम तक हो सके। इसका रुतबा भी अंडरवर्ल्ड में डी कंपनी के लेवल का हो। अजीत डोभाल को इस काम के लिए सबसे उपयुक्त आदमी छोटा राजन लगा, क्योंकि आधिकारिक रूप से साल 1991 में छोटा राजन दाऊद इब्राहिम से अलग हो गया, लेकिन 1993 के बम ब्लास्ट में दाऊद का नाम आने के बाद छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम से पूरी तरह से संबंध खत्म कर लिए थे। पर एक समय ऐसा भी था जब छोटा राजन डी कंपनी में एक बड़ी हैसियत रखता था और उसने इस कंपनी को कॉर्पोरेट लेवल पर फैलाने में काफी इंपॉर्टेंट काम किया। लेकिन अलग होने के बाद इन दोनों गैंग की दुश्मनी बहुत ज्यादा बढ़ गई। साल 2000 में छोटा राजन जब बैंकॉक में था तब डी कंपनी के लोगों ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें वो बड़ी मुश्किल से बच पाया था। वो दाऊद इब्राहिम से बदला लेना चाहता था। जासूसी की दुनिया में स्पाई एजेंसियां अक्सर अंडरवर्ल्ड के किसी व्यक्ति को निपटाने के लिए अंडरवर्ल्ड के ही किसी दूसरे दुश्मन को कांटेक्ट करती है और उसके जरिए अंडरवर्ल्ड के जिस व्यक्ति को चाहे उसे एलिमिनेट कर देती है। छोटा राजन को जब जांच एजेंसियों के इस प्लान के बारे में जानकारी मिलती है तो वो इस काम के लिए अपने दो बेस्ट शार्प शूटर फरीदा तानाशाह और विक्की मल्होत्रा को अजीत डोभाल के पास भेजते हैं। ये दोनों शूटर उस समय नेपाल में थे, जो बंगाल के 24 परगना से होते हुए फ्लाइट दिल्ली पहुंचते हैं। इनको बाकायदा दिल्ली के अशोका होटल में ठहराया जाता है और उसके बाद 3 हफ्ते तक आईबी के ऑफिसर्स इन दोनों को ट्रेनिंग देते हैं। इनके फेक पासपोर्ट्स बनवाए जाते हैं। वो तमाम औपचारिकताएं की जाती हैं जिसके जरिए ये अपने काम को अंजाम दे सके। 23 जुलाई को दुबई भेजने का पूरा इंतजाम किया जाता है। इसके साथ ही सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की भी डिटेल निकलवाई जाती है। आईएसआई किस तरीके की सिक्योरिटी रखेगी और तमाम सुरक्षा इंतजामों को किस प्रकार चकमा देकर इनको टारगेट के पास तक पहुंचना है, इस बात के पूरे इंतजाम किए जाते हैं। जिस दिन इन दोनों शूटर को दुबई के लिए रवाना होना था उसके लगभग 4 दिन पहले जो हुआ उसने इस पूरे प्लान को चौपट करके रख दिया। जानकारी के मुताबिक इस बीच फरीदा तानाशाह दिल्ली के किसी व्यापारी को फिरौती के लिए लगातार कॉल कर रहा था और उसके इस कॉल को मुंबई क्राइम ब्रांच ट्रेस कर चुकी थी। मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी धनंजय कमलाकर काफी समय से इन दोनों की तलाश कर रहे थे और जब उन्हें यह पता चला कि ये लोग दिल्ली में हैं, तो अपने 2 सहयोगियों के साथ लेकर ये दिल्ली के लिए रवाना हो गया। 18 जुलाई को होटल के कमरे में अजीत डोभाल खुद मौजूद थे कि वो और आगे के प्लान के बारे में दोनों शूटर्स को डिटेल में समझा रहे थे। उनकी ब्रीफिंग ही चल रही थी कि मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी धनंजय कमलाकर वहां पहुंच गए और वो इन दोनों को अरेस्ट करके मुंबई ले जाना चाहती थी। अजीत डोभाल ने उन्हें सारा प्लान समझाया। काफी चीजें समझाने के बाद इन दोनों को इस समय गिरफ्तार करने से रोकने की पूरी कोशिश करी, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिसर इस बात को नहीं माने। वो इन दोनों शूटर को अपने साथ लेकर मुंबई चले गए। इसी घटनाक्रम के बाद आगे चलकर मुंबई पुलिस पर यह आरोप भी लगा कि उसके कुछ ऑफिसर्स आज भी दाऊद इब्राहिम के पैरोल पर काम करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इस मामले में मुंबई पुलिस का एटीट्यूड संदेहजनक है या फिर उसने तो केवल अपना काम किया? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं। अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस में इस बात की खबर छपती है कि भारत की 2 सिक्योरिटी एजेंसी के बीच इस तरीके का इंसिडेंट हुआ और कोई सीक्रेट ऑपरेशन होने जा रहा था। इसमें अजीत डोभाल का भी नाम सामने आया। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि वो तो अपने घर में फुटबॉल का मैच देख रहे थे। मुंबई पुलिस के डीसीपी धनंजय कमलाकर का इस मामले में कहना था कि उनके पास इस बात के इनपुट थे कि ये दोनों शूटर दिल्ली में किसी नेता या बड़े बिजनेसमैन को मारने के इरादे से आए हैं, इसीलिए उनको अरेस्ट करना जरूरी था। आगे चलकर मुंबई पुलिस के एक कर्मचारी को सस्पेंशन भी झेलना पड़ा। आज भी अजीत डोभाल की नजर दाऊद इब्राहिम की तलाश कर रही है। वो उसके एग्जैक्ट टाइमिंग, एक्टिविटी और लोकेशन की इंफॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक इमरान खान के प्रधानमंत्री रहने के दौरान दाऊद इब्राहिम किसी छोटे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में रहने के लिए चला गया था। इस प्रकार ऑपरेशन दाऊद होते होते रह गया। उम्मीद है वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।